नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने वीडियो बनानी थी किसी और टॉपिक के ऊपर, और वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना कैमरा रेडी भी कर लिया था। लेकिन तभी मेरे पास एक कमेंट आया मेरे पिछले वीडियो में, और उसमें कोई नरेश पाल है, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि क्या कभी अशोक खेमका जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था और वाजिब भी सवाल था, क्योंकि अशोक खेमका जी जैसे लोग अगर मुख्यमंत्री बन जाए ना, तो देश का, स्टेट का ही नहीं, पूरे देश का कायाकल्प हो सकता है। अब तो मैंने इसी सवाल को देखकर सोचा कि क्यों नहीं इसी उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो थोड़ा सा मैं आपको अशोक खेमका जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अशोक खेमका जी 1991 के IAS कैडर के अधिकारी थे, और उन्होंने लगभग 32 साल तक नौकरी की, और 32 साल में जितना प्रताड़ित सरकारों द्वारा उनको किया गया, जितना बेइज्जत किया गया, जितना बार बार जलील किया गया, इतना शायद आज तक किसी भी IAS अधिकारी को नहीं किया गया। लेकिन अशोक खेमका जी वो इंसान थे जो ईमानदारी का दूसरा रूप हुआ करते। सरकारों ने कितना ही प्रताड़ित कर लिया और कितना ही जलील कर लिया, लेकिन वो कभी ईमानदारी के उससे नहीं हटे और हमेशा ईमानदार है। और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि लोग सुन के भी हैरान रह गए कि क्या एक IAS अधिकारी ऐसे काम कर सकता है। अशोक खेमका जी वो आदमी थे जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की DLF की लैंड डील की म्यूटेशन रद्द की थी, और उसी केस को उजागर किया था। और उसी के कारण आज जो इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में जो भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लगे थे ना, कि वो जेल जाने के डर से उन्होंने BJP के साथ सेटिंग कर ली, तो उसकी बेस में भी वही DLF की लैंड डीड थी, लैंड उसका मामला था, वो अशोक खेमका द्वारा वो किया गया था। और सिर्फ यही नहीं, अशोक खेमका जी जहाँ भी गए, उन्होंने चाहे वो हार्ट्रॉन में उनकी ड्यूटी लगाई, तो हार्ट्रॉन में कंसल्टेंसी के नाम से सरकारें पैसों को डकार जाया करती है। फिर खाद्य बीज विभाग में उनको बनाया गया, तो वहाँ पर भी घटिया बीज को ऊंचे दामों पर सरकार खरीदा करती। जिस भी डिपार्टमेंट में गए, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने घोटालों को उजागर किया, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की सिफारिश की। ये बात अलग है कि दोषियों के ऊपर कभी कार्रवाई हुई नहीं, और सरकारों ने उनको इसके बदले में जो इनाम दिए वो उनका बार बार ट्रांसफर कर दिया। 32 सालों में 65 जगह उन्होंने नौकरी दी, 57 ट्रांसफर, और 65 विभागों में उन्होंने अलग अलग उसमें काम किया। हालांकि बीच बीच में उन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, विशेष रूप से भूपेंद्र हुड्डा सरकार द्वारा, क्योंकि लैंड डील का जो मामला था वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में उन्होंने उजागर किया था, और जो दूसरे ज्यादातर वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के घोटाले उनको सामने लेके आए थे। तो भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने उनको इतनी बार बेइज्जत किया, कई बार तो जो उनके जूनियर अधिकारी हुआ करते उस पोस्ट से भी नीचे की पोस्टिंग दी गई, लेकिन उन्होंने कभी भी ईमानदारी से समझौता नहीं किया दोस्तों। और अगर ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, तो सोचिए क्या हो सकता है, प्रदेश का कितना भला हो सकता है। तो अब बारी आती है दोस्तों उस सवाल की जो मेरे उसने सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या अशोक खेमका हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, अशोक खेमका जी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो इस नहीं के पीछे मेरा ये तात्पर्य नहीं था कि अशोक खेमका जी के अंदर चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं है, या फिर वो मुख्यमंत्री पद के लिए जो जरूरी योग्यता है उसको पूरी नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैंने नहीं कहा था, उस नहीं की वजह थी दोस्तों कोई और मैं उसको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। और ये जो उदाहरण है, ये कोई कहानी किस्से नहीं है, ये वो उदाहरण है जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल अपने पत्रकारिता के जीवन में देखे हैं वो। तो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आप मेरे नहीं का जवाब समझ जाएंगे। ये दोस्तों लगभग 15 साल पहले की बात है। तो ये पंचायत के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके थे हरियाणा के अंदर, तो मैं वो पंचायत के इलेक्शन कवर करने लग रहा था। तो ये बात है, हरियाणा के अंदर एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, और रोहतक और सोनीपत की जो सीमा है ना वो मिलती है। और जहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट की सीम खत्म होती है सोनीपत की तरफ जाते हुए, वहाँ सोनीपत की सीम जहाँ शुरू होती है वो पहला गाँव पड़ता है सिसाना गाँव। उस सिसाना गाँव में सरपंची के इलेक्शन को मैं कवर करने गया, तो एक सरपंच की ऐसे में बाइट लेने लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो जी इस गांव में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 80 साल पहले, 100 साल पहले परिवार गांव को ही छोड़ के चला गया था, और उसी का एक यंग लड़का दिमाग खराब हो रहा है, और यहाँ आके सरपंच का वो भर दिया, और गांव में ये कह रहा है, वोट नहीं मांग रहा, सिर्फ ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा।
अब ये सुनकर मुझे भी रुचि हुई थोड़ी सी उस आदमी के अंदर। तो मैं उस लड़के के पास गया और मैंने और भी पता कर लिया। तो उसने कहा कि वो तो घर में बैठा रहता है, कहीं प्रचार नहीं कर रहा, कहीं वोट नहीं मांग रहा। हाँ, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि इलेक्शन में ही जीतूंगा। तो पता नहीं पागल है या क्या है, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, यंग लड़का है, तो पागल वाली तो कोई सेंस दिखाई नहीं दे रही। तो मैं उस लड़के से मिलने गया, मैंने उसका इंटरव्यू लिया। सारी बात सच के उनका जो परिवार था 80-90 साल पहले गांव छोड़ के चला गया था और उसके बाद गांव का उस परिवार का खानदान का कोई गांव में आया ही नहीं। और जो उसका मकान था वो भी दिखाई दे रहा था कि लगभग 100-150 साल पुराना है, खंडर हो चुका मकान, और उसमें एक चारपाई में बैठा इत्मीनान से। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही कि पत्रकार महोदय, फालतू बात तो मैं क्या रखा है कि मैं ये कहूँ कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ना करूँ कुछ, लेकिन ये इलेक्शन में ही जीतूंगा, ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ मैं। और जिस दिन रिजल्ट आए उसी दिन सबसे पहली बाइट आपको ही दूंगा मैं भी हैरान रह गया। चलिए आ गया। तो दोस्तों, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया ना, वास्तव में वही लड़का इलेक्शन जीता है और वो गांव का सरपंच बना। मतलब गांव का पूरा माहौल एकदम सन्न रह गया कि जो आदमी जिस परिवार का कोई 80-90 साल से गांव के अंदर आया नहीं, उसको कोई जानता नहीं, आके सिर्फ उसने ये बताया कि मैं उस परिवार से हूँ। और लोगों ने जो एक दो उसके परिवार के या और वो थे वहाँ जाया करते, उन्होंने पहचान भी लिया, कहा ये तो उसका लड़का है। और वो इलेक्शन जीत गया। और वो तब इलेक्शन जीत गया जब उसने वोट नहीं मांगी। बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल था दोस्तों। तो मैंने दोबारा वो गया, मैं उसके पास गया, तो वास्तव में उसने किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया, वो मेरी इंतजार कर रहा था। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने ये बताया कि इलेक्शन लड़ने का एक सिस्टम होता है। आप वोट मांग लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लोग हाँ भर लेंगे आपके मुंह के ऊपर, हाँ जी दे देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप गांव में छोटे मोटे काम करवा दीजिए, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी छवि कितनी साधु संत की, उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। वोट जीते जाते हैं स्ट्रेटजी के साथ, और वो स्ट्रेटजी ये है कि हर गांव के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर कुछ कम्युनिटी यानी गरीब तबका ऐसा है जिसे किसी की छवि से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो डाकू है या साधु शैतान है या लुटेरा है या कुछ या हत्यारा है, कुछ भी है, उसे कोई लेना देना नहीं। उसको चाहिए कैश पेमेंट, नोट के बदले वोट। और वो खुल के कहते हैं कि जो पैसा देगा हम उसको वोट देंगे। और ये हर गांव की, हर जिले की समस्या है। और जो आदमी इस चीज़ को समझ जाता है वो इलेक्शन जीत जाता है। ये बात सही है दोस्तों, आज के संदर्भ में भी ये बात सही है और ये लागू होती है। आज एक ईमानदार में आप उस नहीं का आप मतलब समझ गए होंगे। अशोक खेमका के लिए मैंने कहा था कि अशोक खेमका मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि अशोक खेमका को कोई भी पार्टी अपने अंदर शामिल ही नहीं करेगी, और शामिल ही नहीं करेगी तो वो अकेला इलेक्शन अगर वो लड़ भी लेगा तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। वोट क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जनता को ईमानदार अधिकारी तो चाहिए, लेकिन ईमानदार नेता नहीं चाहिए। उसको चाहिए ही भ्रष्ट नेता, चाहिए ही उसको अपनी जाति का नेता। उसको सिर्फ ये देखना ये तो हमारी जाति का है, और जो जाति का वो नहीं करते वो ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट हमें शराब की बोतल दे रहा है, नोट देने लग रहा है, कपड़े देने लग रहा है, या और ये कैश फायदा हमारे देना लग रहा है, तो चाहे वो किसी भी पार्टी को वो उसको वोट देंगे। एक ईमानदार आदमी जो कुछ भी नहीं देगा, उन्हें क्या लेना देना कि ये स्टेट का कितना भला करेगा या कितना नहीं भला करेगा। तो अशोक खेमका को इसलिए मैंने कहा था कि ये आज ट्रेंड हो चुका है। आज नेताओं ने लोगों का इतना वो कर दिया है, इतना भ्रष्ट बना दिया है जनता को। आज के दिन हालत ये है दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन वो मेरे घर में ना हो, वो दूसरे के घर में पैदा हो। यानी अपने घर में तो वो चाहिए कि हमारा बच्चा पैसे लेके आए, चाहे वो लूट खसोट करके लेके आए, डाका डाल के लेके आए, छीना झपटी ले करके आए, लेकिन पैसे लेके आए, और उसको किसी तरह की कोई सजा भी ना हो, किसी तरह का कानून का फंदा भी ना फंसे। तो इस तरह की उससे रक्षा कौन कर सकता? उस तरह नेता कर सकते हैं, ईमानदार अधिकारी तो कर नहीं सकता। तो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि अशोक खेमका जी जैसे लोग, जो ईमानदार लोग हैं, उनको जनता ही नहीं बनाना चाह रही, जनता ही नहीं बना सकती। एक प्रयोग करके देखा था उसने। हाँ, हालांकि अशोक खेमका को मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता, लोग इनसे कुछ परेशान भी और नया भी चाहते हैं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बनाया था, मौका दिया था।
लेकिन पब्लिक को क्या पता, अरविंद केजरीवाल जो कि एंटी करप्शन के उससे बना था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़के वो मुख्यमंत्री बना था, तो वो इतना घाघ आदमी निकलेगा। तो अब तो लोगों की इच्छा ही खत्म हो चुकी है ईमानदार आदमी को कुर्सी के ऊपर बैठने देना, और अब लोगों को मजा आने लग गया है। कोई जातिवाद का जहर फैलाने लग रहा है तो लोग उसको हंस के पीने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जाति का है। ठीक है, प्रदेश को लूट रहा है तो प्रदेश को लूट रहा है ना, किसी के घर को थोड़ी लूट रहा है। अगर वो गैंगस्टरों से मिल रहा है तो वो गैंगस्टरों को लूट रहा है, गैंगस्टर पब्लिक को लूट रहे हैं। तो जिनके घर में वो लूट रहे हैं या जिनके घर में हत्या करे वो, उनके घर में जनता को क्या लेना देना। बस उनका घर सेफ चाहिए, न जनता को किसी पड़ोसी से मतलब है, न किसी को समाज के वातावरण से मतलब है। बस ये है कि उनका भर जाए, बात खत्म। और यही आज के संदर्भ में प्रदेश की हवा को खराब करने लग रही है, देश की हवा को खराब करने लग रही है। और ये पार्टियां और ये नेताएं इस चीज को समझ चुके हैं कि पब्लिक के मुंह में पैसा डालो, उसका मुंह बंद करो, किसी भी तरीके से हड्डी डालो उसके सामने, और उसके बाद आराम से प्रदेश को लूटो खसूटो, कुछ करो। अब आज मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, मुझे तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से ये कहा कि नायब सैनी जी अवैध खनन के कारोबार से जुड़े हुए हैं और उसी 2 नंबर के पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं, और जनता उनको कितना चाहते है, वो लोगों का कितना वो करते हैं, मान सम्मान करते हैं, खाना खिलाते, सब कुछ करते हैं। और आज उस वीडियो के अंदर था, वो कोई देवेंद्र बुला रहा था, वो कहने लग रहा था कि उससे ज़्यादा तो करप्ट कोई है नहीं, और शत्रुजीत कपूर को उसके राज पता थे, इसलिए शत्रुजीत कपूर को बीजेपी निपटाना चाह रही थी और वो ब्लैकमेल करने लग रहा था। तो इसलिए ये खेल खेला गया, उसको डीजीपी एडीजीपी द्वारा खेल खिलाया गया, या उसके बदले फिर होगा। यानी अगर इतने बड़े बड़े गेम होने लग रहे हैं तो दोस्तों फिर वहाँ अशोक खेमका जी जैसे लोगों की कहाँ गिनती आती है। जब जनता यही सोच के ना आंखें बंद करके रह रही है, आंखें बंद करके सब कुछ सहन कर रही है, और सिर्फ ये सोच रही है कि बस हमारा फायदा हो जाए, बाकी दुनिया जाओ बाढ़ में, हमें पैसे मिल जाओ, हमें शराब मिल जाओ, तो फिर प्रदेश का तो यही होगा। जैसे जातियों में समाज बटेगा, ऐसे जो नेता हैं वो अवैध कारोबारों में लगेंगे, पैसे लगेंगे। आज किसी भी मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा, किसी भी सरकार को देख लीजिए, अगर वो इलेक्शन जीतती है वो सिर्फ अपने फायदे, नेता अपने फायदे के लिए इलेक्शन जीतते हैं। अगर किसी को इलेक्शन से पहले उन्हें थोड़े बहुत देने भी पड़ जाए पैसे, तो इलेक्शन जीतने के बाद उससे हजारों गुना ज्यादा कमाते हैं वो। आज सिर्फ नेताओं के लिए कोई भी प्रदेश की प्रॉपर्टी खुद के लूट खसोट के लिए है, खुद को हड़प करने के लिए, ये नहीं कि उससे वो जनता का भला करेंगे। ये बात दोस्तों जनता को सोचनी है। अब उन्होंने 5 साल में एक बार शराब पीनी है, एक बार उनको कैश लेना है, या प्रदेश का भला करना है या देश का भला करना है, ये तो जनता ने देखना है। अब जब तक अशोक खेमका जी जैसे लोग नहीं आएंगे तब तक किसी का भी भला नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन ये मजबूरी ऐसी है कि अशोक खेमका जी जैसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर बंधु को ये कहा था कि अशोक खेमका जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो मैं उससे अपने सब्सक्राइबर का भी, नरेश पाल नाम है शायद उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, और कम से कम वस्तु स्थिति जो है वो मैं भी उससे अवगत करवा पाया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को हाइप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।